नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 14 बुद्धिमान राजा पढ़ेंगे। बच्चों, पहले हमारे देश तथा आसपास के देशों में भी राजाओं का राज हुआ करता था। उनमें से कुछ राजा बुद्धिमान अर्थात समझदार होते थे और कुछ राजा निर्दयी तथा अपने राज्य को फैलाने के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे। तो बच्चों, आज हम जिस कहानी को पढ़ेंगे यह चीन के राजा की कहानी है जो कि बहुत ही निर्दयी था। तो आइए शुरू करते हैं। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था। उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी और उसने सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी और कुछ ही समय में उसके पास विशाल सेना इकट्ठी हो गई। उसने सेना को आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। विनाश और हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली, क्योंकि बच्चों कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हमारा राज्य तहस नहस हो और हमारे लोगों की मृत्यु हो। तो इसलिए वे राजा अपने आप ही हार मान लेते थे। उन्होंने विजयी राजा को धन और सैनिक उपहार में दिए। एक पराजित राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया। उसने अपनी सेना को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया। कूच अर्थात युद्ध के लिए जाने का आदेश दिया। अर्थात उसने अपनी सेना को कहा कि अब हम भारत पर आक्रमण करेंगे। उसकी सेना नदी नाले समुद्र पार करती छोटे बड़े राज्यों को रौंदती हुई आज के सिंगापुर तक पहुंच गई। बच्चों, जो आज सिंगापुर है वहां तक उनकी सेना पहुंच गई। उसने वहां पड़ाव डाल दिया। वहां नौकाओं, जहाज़ों तथा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया। भारत के कलिंग प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। अर्थात उसने अपने आदमी चारों दिशाओं में भेज दिए ताकि वे भारत के विषय में जानकारी इकट्ठी कर सकें। कलिंग के राजा को भी इस आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। उसके पास प्रशिक्षित सेना थी, अच्छी सैन्य सामग्री थी। इसके बावजूद वह जानता था कि उसकी सेना आक्रमणकारी दल के सामने नहीं टिक पाएगी। उसका राज्य तहस नहस हो जाएगा। तहस नहस अर्थात नष्ट हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। और वह बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर और स्वाभिमानी था। उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। बच्चों, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे देश में या हमारे आसपास तबाही मचे। सारी स्थिति पर विचार करने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। गुप्त सभा में कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा, अर्थात सोच विचार होता रहा, डिस्कशन होती रही। विचार विमर्श के बाद बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा को एक सुझाव दिया। राजा को वह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने शीघ्र ही उस पर काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। तट पर तैनात चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया। नौका में सवार व्यक्तियों को बंदी बना लिया। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं तो उन्हें राजा के दरबार में पेश किया गया। बच्चों, चीनी राजा के दरबार में
राजा को जब यह पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुशी का ठिकाना ना रहना अर्थात बहुत खुश होना। बच्चों, यह एक मुहावरा है। तो जब चीनी राजा को यह पता चला कि ये सैनिक भारतीय हैं, तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह यही तो चाहता था कि मुझे भारत के विषय में जानकारी मिले। उसने कड़क आवाज में बंदियों से कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी बंदी वृद्ध थे, अर्थात बूढ़े थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय के कहा, महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे। इतना कहकर वह और उसके साथी जोर जोर से रोने लगे। उनको रोता देखकर राजा सोच में पड़ गया। उसके रोने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया, हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। अपने देश से जब हम सिंगापुर देखने के लिए चले तो हम जवान थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब बूढ़े हो गए। हमारे अनेक साथी रास्ते में ही मर गए। वृद्ध ने अपने थैले में से सुइयां निकाली और कहने लगा, हम जब चले तो ये लोहे की छड़ें थीं। वर्षों की यात्रा में समुद्री हवा और पानी में गलते गलते ये सुइयां मात्र रह गई। अर्थात बच्चों, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब हम चले थे तो ये लोहे की बड़ी बड़ी छड़ियां हुआ करती थीं, लेकिन समुद्री हवा और पानी से ये गलते गलते सुइयां मात्र रह गई हैं। दूसरे वृद्ध ने अपनी टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और दिखाते हुए कहा, महाराज देखिए, हम इस फल के बीज यहाँ के राजा को भेंट करने के लिए लेकर चले थे। रास्ते में ही बीज वृक्ष बन गए, फल भी निकल आए, फल भी रास्ते में ही सूख गए। बच्चों, अर्थात वे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि एक वृक्ष को बनने में एक पौधा, पहले एक पौधा उगता है, उसके बाद उसका वृक्ष बनता है, फिर उसके बाद उसमें फल आते हैं। पहले वो छोटे होते हैं, फिर पकते हैं, फिर हम उन्हें खाते हैं। तो उनका अर्थ ये था कि वे भी सूख गए दोबारा से। राजा ने वृद्ध व्यक्तियों को छोड़ने का आदेश दिया। उसके बाद उसने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके कहा, यदि भारत इतनी दूर है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे, बहुत से रास्ते में ही मर जाएंगे। यदि हम भारत तक पहुंच गए तो वापस लौटते हुए हम सब मर जाएंगे, इसलिए हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से कलिंग बच गया। उन्होंने ही राजा को यह सुझाव दिया था कि नौका पर सुइयां, पके फल और 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को सिंगापुर भेजा जाए। तो बच्चों, सचमुच बुद्धि बल से बड़ा कोई बल नहीं है, क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्तियों से ही संभव हो पाया कि उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि किस प्रकार हम अपनी योजना बनाएं और चीन के राजा को यह बताएं कि भारतवर्ष यहाँ से बहुत दूर है। तो बच्चों, यदि हम अपनी बुद्धि से काम लें तो हम बड़े से बड़े संकट से निजात पा सकते हैं। बड़े से बड़े संकट या मुश्किल को हम पार कर सकते हैं। तो आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।